साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने चैनल पर। आज टीजीटी शारीरिक शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस टॉपिक को समझें, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों तक, खासकर उन मित्रों तक जो शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हों, उनके पास तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उनके पास ज़रूर भेजें। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आइए शुरू करते हैं। टीजीटी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है सेल, जिसका नाम है सेल या कोसा, या इसी को कोशिका भी कहा जा सकता है, या कोसा। कौन सा है? कोसा है। तो कोसा के अंतर्गत देखते हैं कि कोसा क्या है, कोसा क्या है, कैसे बनी हुई है, इसका क्या काम है और किस तरह का इसमें काम होता है, इसके बारे में विधिवत देखते हैं। और प्रश्न कहाँ से बनते हैं, और ये वीडियो खासकर वो लोग ध्यान से देखें जो साइंस या बायो का पोर्शन नहीं पढ़े हैं, उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। और उन लोगों को याद नहीं हो पाता है तो इनको मैं आसान से आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। तो कोसा है, इसे ही इंग्लिश में सेल कहा जाता है, इसे ही सेल कहा जाता है। अर्थात देखा जाए तो इसको सेल कहा जाता है। इंग्लिश का सेल नाम है, इंग्लिश का सेल नाम है। अब देखा जाए, हमें अध्ययन करना है किसका? सेल का। तो सेल का अध्ययन जब करते हैं तो सेल जो है ये चूँकि जीव विज्ञान की एक ब्रांच होती है, अर्थात बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, जिसको कहा जाता है साइटोलॉजी। ये है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जाता है, सेल की रचना वगैरह का अध्ययन किया जाता है, उसके कार्यों का पूरा उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। यही टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि सेल का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। तो साइटोलॉजी ये क्या है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? जीव विज्ञान की है। तो जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत सेल का अध्ययन कर रहे हैं वो साइटोलॉजी कहलाएगा। यह पूछ दिया जाता है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं। ये सवाल बनता है टीजीटी में। तो अब आगे बढ़ते हैं कि और सेल का देखा जाए, सेल क्या है, कैसे, किसने इसको खोजा, किस प्रकार की है, किस रंग की है। तो इसको देखते हैं। सेल को कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या एनिमल बॉडी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ह्यूमन पढ़ना है। आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में ह्यूमन है, ह्यूमन का सेल है। तो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये शरीर की सबसे कैसी है? छोटी से छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि अंग है। आर्गन नहीं है, अंग नहीं है, ये यूनिट है, अर्थात इकाई, सबसे छोटी इकाई है। क्या है? इकाई है, यूनिट है। ये सवाल बना दिया जाता है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सेल है। और सेल को क्या कहा जाता है? तो आपका ए पॉइंट हो गया,
शरीर की एक तरह से सबसे छोटी इकाई, अर्थात एक तरह से कह दें मानव किसकी इकाई है, मानव शरीर की। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल। दूसरा इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट। बेसिक फंडामेंटल यूनिट, बेसिक फंडामेंटल यूनिट, इसको अर्थात कहा जाता है आधारभूत इकाई। ये जीवन की कौन सी इकाई हो गई, आधारभूत इकाई है, जीवन की आधारभूत इकाई है, या इसे ही फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। अर्थात एक तरह से जीवन की ये फंडामेंटल या बेसिक या फंडामेंटल, बेसिक या आधारभूत इकाई कहा जाता है। किसकी इकाई, जीवन की इकाई कहा जाता है, सेल है। इसी को सवाल बना देता है। अर्थात जीवन की आधारभूत या बेसिक, आधारभूत या बेसिक यूनिट है, इकाई है। यूनिट मीन्स इकाई, इकाई को ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। इस तरह से सवाल घुमाकर पूछ दिया जाता है। पुराने अगर प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको फंडामेंटल यूनिट अर्थात या आधारभूत इकाई और सबसे छोटी इकाई साइटोलॉजी और सेल, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। इसको ध्यान से फिर से समझते हैं। ये सेल का स्टडी, सेल का स्टडी किस ब्रांच में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं ये सेल क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, मानव के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और ये फंडामेंटल यूनिट है, आधारभूत इकाई है, या इसी को बेसिक यूनिट भी कहते हैं, बेसिक यूनिट भी कहते हैं। आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल है, मूलभूत इकाई है। कैसी इकाई, मूलभूत भी कह सकते हैं। इसी को का बेसिक को आधारभूत और फंडामेंटल को मूलभूत इकाई भी कहा जाता है, मूलभूत इकाई भी कहा जा सकता है। तो ये मूलभूत इकाई है और आधारभूत इकाई है, अर्थात बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, या एनिमल बॉडी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन, तो ह्यूमन की ये है। इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि इसकी खोज किसने किया, अर्थात इसके खोजकर्ता कौन थे। खोजकर्ता कौन थे, किसके, सेल के, किसके, सेल के खोजकर्ता कौन थे, अर्थात इसकी डिस्कवरी किसने किया, खोजा किसने, तो इसको खोजने वाले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक थे, ये रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक का नाम आता है। इन्होंने खोजा था, किसमें खोजा था, तो ये पूछा जाता है प्रश्न, सेल की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। किस सन में किया, 1665 में किया था, 1665 में किया था। और इन्होंने कार्क के सेल में किया था। किसके, कार्क, कार्क जो बोतलों पे, प्रयोगशालाओं में जो बोतल होती हैं, अब तो सील बंद आने लगा, पहले कार्क आता था। कार्क एक तरह से ढक्कन के एक तरह से पार्ट होता था, ढक्कन जैसे हुआ करता था, तो उससे बोतलों को बंद किया जाता था। क्योंकि ये जीव विज्ञान के वैज्ञानिक नहीं थे, ये फिजिक्स के थे। किसके थे, फिजिक्स के ये विद्वान थे। ये लेंस बना रहे थे, ये इसमें इनका एक तरह से माइक्रोस्कोप पे इनका वर्क चल रहा था। ये लेंस की आवर्धन क्षमता घटा बढ़ा रहे थे, चेक कर रहे थे। तो लेंस की आवर्धन क्षमता देखने के लिए उनको कोई छोटा मटेरियल चाहिए था, तो कार्क की इन्होंने टीएस काटा। जैसे कार्क है, इसको टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप पे देखा। तो इससे पहले हालांकि ढेर सारी चीज़ें आवर्धन क्षमता उनको बढ़ाना घटाना था, देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको कुछ नहीं मिला लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो कार्क, उन्होंने कार्क लिया और कार्क ये था, इसको ऐसे पतला पतला काट दिए थे। तो उसकी स्लाइड बनाया, स्लाइड बना के देखा, तो इसमें
इन्होंने एक संरचना देखा जिसका इन्होंने नाम दिया सेल। अर्थात सेल की डिस्कवरी करने वाले किसके विद्वान थे? फिजिक्स के थे। ये लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कर रहे थे, ये माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे, लेंस की आवर्धन क्षमता अपना चेक कर रहे थे। तो अचानक इन्होंने सेल की खोज कर दिया था। और रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज किया था वो सेल आपकी नॉन लिविंग थी। कैसी थी? नॉन लिविंग थी, अर्थात निर्जीव सेल थी। कैसी सेल थी? निर्जीव कोशिका थी। ये निर्जीव कोशिका थी, मृत कोशिका थी, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ये प्रश्न बना देता है कि सेल की खोज करता कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। वो भी वो सेल जिसको इन्होंने खोजा वो कैसी सेल थी? नॉन लिविंग थी, अर्थात निर्जीव सेल थी। कार्क जो था डेड था। कार्क क्या था? डेड था। तो अब देखते हैं कि लिविंग सेल अर्थात लिविंग या इसी को लिविंग सेल या इसी को कह सकते हैं सजीव, ठीक बोल रहे हैं, सजीव कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने निर्जीव का किया। अब सजीव और निर्जीव अगर पूछता है तो निर्जीव का पूछता है तो रॉबर्ट हुक, और सजीव का अगर पूछ दे तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्हीं के बाद ल्यूवेनहॉक ने ये सजीव सेल या अर्थात लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया। लेकिन अगर सामान्यतः पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक को आपको विकल्प चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा रॉबर्ट हुक। ये प्रश्नों में एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है रॉबर्ट हुक। अगर पूछता है कि सजीव कोशिका या सजीव सेल की खोज, सजीव कोशिका या लिविंग सेल की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया। तब ये प्रश्न बन सकता है ल्यूवेनहॉक ने। अब देखा जाए, क्योंकि वो फिजिक्स के विद्वान थे और लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना था, तो कार्क सेल की उन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको एक 6 तरफ से घिरी हुई संरचना दिखाई दी। उसको उन्होंने नाम सेल रखा, उसका नाम उन्होंने सेल रखा। अब इसको देखा जाए, सेल को अगर कहा जाए तो शरीर की ये सबसे छोटी इकाई है और फंडामेंटल और बेसिक एक तरह से यूनिट है। अर्थात देखा जाए तो जैसे पूरा मकान होता है, जैसे पूरा मकान होता है और मकान की एक यूनिट देखी जाए तो ईंट होती है। तो जैसे मकान की ईंट होती है, मकान की ईंट इस तरह से देखा जाए तो लगभग 6 तरफ से घिरी हुई होती है। मकान की ईंट 6 तरफ से घिरी हुई संरचना होती है। कितने तरफ से? 6 तरफ से ऐसे संरचना होती है ईंट की। तो ईंट की कितनी दीवार होती है? 6 होती है। ईंट जैसे 6 तरफ से ऐसे 6 दीवारों से घिरा होता है, ऐसे ही सेल जो होती है एक तरह से इसको नाम दिया जाता है। कौन सा नाम? अगर 6 तरफ से है तो इसको नाम दिया जाएगा हेक्सागोनल। तो ये जो सेल उन्होंने खोजा था हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। कैसा स्ट्रक्चर था? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। 6 तरफ से घिरी हुई संरचना थी और इसकी तुलना रेलवे के कंपार्टमेंट से किया था। अर्थात जो रेल का डिब्बा होता है वो 6 तरफ से घिरी हुई संरचना होती है। तो इस सेल था, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने, और सजीव कोशिका की सेल ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो इसकी खोज हो गई और इसके ये रहे। अब आइए देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट रहा है, इस तरह से सवाल बनते हैं। अब देखते हैं कि सेल होती कितने प्रकार की है, सेल का प्रकार देखते हैं। तो मित्रों, सेल का प्रकार देखने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। क्योंकि सेल को मैंने बताया कि सेल जो होती है फंडामेंटल या एक तरह से बेसिक यूनिट होती है। इसी से क्या होता है, पूरा एक तरह से पूरा मानव का शरीर बनता है। उसके प्रकार को समझने से पहले ये लाइन आपको समझना होगा।
इसी ये लाइन पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक तरह से थीम है, इसी से पूरा वो बनता है ऑर्गन, और ये आपका हो गया सिस्टम, और ये बॉडी, ये आपका बॉडी हो गया, पूरा शरीर का बॉडी, BODY बॉडी। ठीक है, तो सेल अगर हमने पढ़ा तो सेल को हमने बताया ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल आपकी क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये ह्यूमन बॉडी की या मानव शरीर की या एनिमल की, क्योंकि मानव पढ़ना है तो मानव बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट सेल है। और सेल की स्टडी आपकी क्या कहला रही थी? साइटोलॉजी कहला रही थी। ये सवाल बन रहा था। अब देखते हैं कि समान प्रकार की कोशिकाएं, सेम साइज की, समान आकार, सेम साइज की अगर कई सेल मिल जाती हैं, सेम साइज की कई सेल ऐसे मिल गई, ठीक है, सेल 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 समान प्रकार की सेल मिलती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको टिश्यू या ऊतक कहा जाता है। टिश्यू या ऊतक कहा जाता है, और एक विशेष संरचना बनाते हैं, इनको कहा जाता है एक तरह से, ये भी एक, जब इनका अध्ययन होगा अर्थात ऊतकों का अध्ययन होगा तो ऊतकों के अध्ययन की ब्रांच को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू का अध्ययन अर्थात ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा या बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत टिश्यू या ऊतक का अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है, एक तरह से ब्रांच है। ये ब्रांच पूछा जाता है कि ऊतक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। पहले सेल हमें पढ़ना है, सेल के बाद ऊतक पढ़ना है, फिर अंगों को या आर्गन्स पढ़ना है। आर्गन है लिखा है, आर्गन तो ये है अंग, तो अंगों के बारे में पढ़ना है। अब समान प्रकार के ऊतक, समान प्रकार के ऊतक मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिनको अंग कहा जाता है या आर्गन्स कहा जाता है। और आर्गन की जो ब्रांच होती है उसको बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी अंग विज्ञान, ऑर्गेनोलॉजी बोला जाता है, ऑर्गेनोलॉजी बोला जाता है। ये आपका हो गया और ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी अंग विज्ञान, इसमें अंगों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा अंग किस प्रकार का है, कैसी संरचना है, इसका शेप, साइज, कलर क्या है, इस सब का अध्ययन किया जाता है। और फिर सिस्टम का, अब कई अंग, अब अंग बन गए, अर्थात पहले सेल था, सेल से क्या बना, सेल से क्या बना, टिश्यू अर्थात ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, और अंग फिर क्या करेंगे, जब कई अंग मिलेंगे और कोई भी अंग है तो उसका कुछ न कुछ काम होता है, कोई भी ऊतक है तो उसका कुछ न कुछ काम होता है अलग अलग बनावट में, यानी ऊतकों ने बनाया अंग। और अंग जो होते हैं ये जब कोई न कोई काम करते हैं, और देखा जाए किसी एक काम को जब कई अंग मिलते हैं, अर्थात कई अंग मिलकर जब किसी एक काम को करते हैं तो वहाँ पर एक तंत्र बनता है, एक तंत्र बनता है, यानी सिस्टम बनता है, ये तंत्र कहा जाता है, अर्थात सिस्टम कहा जाता है। उस सिस्टम के अंतर्गत ये ढेर सारे अंग मिलकर किसी एक काम को संपन्न कराते हैं तो उसको सिस्टम कहा जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन श्वसन क्रिया होनी है, कई अंग मिलकर श्वसन की क्रिया करा रहे हैं तो रिस्पायरेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको बाहर निकालने के लिए जो अंग काम करेंगे तो एक क्या बनाएंगे, एक तंत्र बनाएंगे जिनको एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र कहा जाता है। ऐसे शरीर में ढेर सारे तंत्र होते हैं तो ये तंत्र बनाते हैं। अब आते हैं
कि जब कई तंत्र मिलकर, जब कई तरह के तंत्र जैसे डाइजेस्टिव, ब्लड सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिस्पायरेटरी, ये सब क्या हैं, सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और ये है न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, इंडोस्केल्टन है, स्केल्टन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ये सारे क्या हैं, सिस्टम है, तंत्र हैं। ये तंत्र मिलकर एक विशेष संरचना बनाते हैं जिसको बॉडी कहा जाता है। अब जिसकी बॉडी बनाएंगे उसकी बॉडी कहलाएगी ह्यूमन, हमें पढ़ना है तो ये क्या बनेगा, ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी बन गया अर्थात मानव का शरीर बन गया। अगर एनिमल का पढ़ते तो एनिमल बॉडी बन जाता, एनिमल बॉडी भी लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, जो कि मनुष्य क्या है, एक एनिमल है, प्राणी है, या इसी को ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं। और टीजीटी शारीरिक शिक्षा के सिलेबस में पूरे पाठ्यक्रम में आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। अब आते हैं, एक शब्दावली बार बार आती है, एनाटॉमी। एनाटॉमी आता है अर्थात एनाटॉमी के अंतर्गत, एनाटॉमी पे भी सवाल पूछा गया है कि किसका अध्ययन करते हैं, तो एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर के जो अंग होते हैं उनकी बनावट की, उनकी रचना का, शरीर के अंगों की बनावट कैसी है उनका अध्ययन करते हैं, और उनकी रचना, एक तरह से बनावट या रचना एक ही बात हुई, तो कहीं कहीं रचना शब्द प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं बनावट किया जाता है, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द, एक ही प्रश्न को कई भाषाओं में लोग पूछ देते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। तो एनाटॉमी के अंतर्गत बनावट और इसका अध्ययन करते हैं, तो ये एनाटॉमी कहलाता है। दूसरा एक शब्दावली आती है फिजियोलॉजी, दूसरा एक आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये हो गया आपका एनाटॉमी और ये फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत अब तक हमने एनाटॉमी में देखा, एनाटॉमी में हमने देखा कि अंगों की बनावट का, उनकी रचना का, शेप, साइज, कलर और उनका मार्फोलॉजी एक तरह से कहा जा सकता है, उनका पूरा अध्ययन कर रहे थे। इसमें इनकी कार्यविधि, ये कैसे कार्य कर रहे हैं, क्रिया विधि भी कह सकते हैं, इनका फंक्शन कह सकते हैं कि कोई अंग है तो ये किस प्रकार का कार्य कर रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यही बार बार शब्द आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी एनाटॉमी में अंगों की बनावट की, रचना का अध्ययन किया जाता है, या बनावट का या रचना का अध्ययन करेंगे, और फिजियोलॉजी में उसकी कार्यविधि का या क्रिया विधि का, वो अंग कैसे कार्य करते हैं, इन्हीं का पूरा अध्ययन है और इसको आगे समझना है। तो आपका ये आपका मेन एक मेन सिस्टम आपका बन गया। सबसे छोटी अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और इसकी ब्रांच को साइटोलॉजी बोल रहे हैं, अर्थात साइटोलॉजी के अंतर्गत सेल का अध्ययन किया जा रहा है। फिर समान प्रकार के सेल मिले तो ऊतक बना रहे हैं, अर्थात टिश्यू कहा जाता है, और टिश्यू की स्टडी अर्थात बायो की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत टिश्यू का अध्ययन कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी कहा जा रहा है। फिर कई ऊतक मिलकर एक विशेष संरचना बना रहे हैं जिनको अंग कहा जा रहा है, और ये अंग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे, इनकी बनावट देखा जाएगा, अर्थात एनाटॉमी अभी हमने जो बताया कि रचना वगैरह क्या है, कैसे है। फिर सिस्टम, कई अंग मिलकर जब किसी एक काम को पूरा कराते हैं, संपन्न कराते हैं, कंप्लीट करा रहे हैं, उसमें किसी एक काम को करने में भाग ले रहे हैं, तो एक तंत्र बना रहे हैं, अर्थात अंग तंत्र भी इनको कहा जा सकता है। और जब कई तंत्र मिलते हैं तो एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनती है, और पूरा ह्यूमन बॉडी से ही सवाल आने हैं, बनने हैं। तो ये रहा आपका ये सेल का बेसिक। और अब देखते हैं सेल का प्रकार। आइए मित्रों, अब देखते हैं कि सेल का प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सेल या कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो अब तक हमने ये सब देख लिया, इसके बाद देखते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं। तो इसको दो प्रकार, इसके दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसके दो प्रकार भी बता सकते हैं।
एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, अर्थात इसे बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक कोशा या कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, इसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा ये अर्थात पहला हो गया, और आपका ये दूसरा होता है यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक, यहाँ पर आ रहा है यूकैरियोटिक सेल, अर्थात यूकैरियोटिक सेल, सेल लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोशिका या सेल एक ही बात है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह के सेल को, ये दो प्रकार के सेल होते हैं। ये है PRO है, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, दो का मतलब होता है प्रीमिटिव होता है, और कैरियन शब्द आ रहे, कैरियोटिक बना है, कैरियन से बना है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। तो इसको अगर देखा जाए कि प्रीमिटिव है या प्रारंभिक, प्रीमिटिव या प्रारंभिक कहा जा सकता है, तो इसमें ऐसा केंद्रक होगा जो प्रारंभिक होगा, ये वेल डेवलप नहीं होगा, अर्थात इसको अर्ध विकसित या अविकसित कह सकते हैं, इसे कहा जा सकता है अविकसित, अर्थात ऐसी सेल जिसमें केंद्रक आपका अविकसित होता है, अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है, तो इसको एक तरह से केंद्रक जो है अविकसित है, इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है या अविकसित है या अर्ध विकसित है, तो इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और इस तरह का सेल आपका पाया जाता है कहाँ पर? बैक्टीरिया में और शैवाल में। बैक्टीरिया में पाया जाता है, कुछ शैवालों में पाया जाता है। तो हमें शैवाल नहीं पढ़ना है, ह्यूमन पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ना है। बैक्टीरिया का आपको केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़ने हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं, उस वीडियो को आप देख के बैक्टीरिया जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनको देख सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा में बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं और किस बैक्टीरिया, उनके बैक्टीरिया के नाम और लक्षण वगैरह, किस कौन से रोग होते हैं, उस रोग के क्या लक्षण हैं, हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब आते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक। यहाँ पे कैरियोटिक आ रहा था, कैरियोटिक शब्द बना था कैरियन से, यहाँ पर भी कैरियोटिक है। कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन का मतलब केंद्रक, केंद्रक होता है। और यू शब्द बना है किससे? ट्रू से, TRUE, ट्रू। ट्रू मतलब होता है सत्य, सत्य केंद्रक, या इसे ही कह सकते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर एक शब्द यूज किया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस अर्थात पूर्ण रूप से विकसित, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक। तो अब देखते हैं कि ऐसा केंद्रक जो पूर्ण रूप से विकसित है अर्थात वेल डेवलप है, उसका अध्ययन हम करेंगे यूकैरियोटिक में, अर्थात यूकैरियोटिक सेल में। कैसा केंद्रक होगा? वेल डेवलप होगा, अर्थात ऐसी सेल जिस सेल के अंतर्गत एक सेल के अंदर एक सघन डेंस पिंड जैसे रचना पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। आगे डिटेल उसको पढ़ा जाना है, तो उसको केंद्रक कहा जाता है, यानी एक सघन पिंड जैसे रचना को केंद्रक कहा जाता है। और केंद्रक को सेल का कंट्रोलर कहा जाता है, केंद्रक को सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो केंद्रक क्या होता है इसका? अर्थात यूकैरियोटिक का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। यूकैरियोटिक सेल में
यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक होगा वेल डेवलप होगा, अर्थात बढ़िया से डेवलप होता है। ये कहाँ पर है? हम लोगों के शरीर में है, चूँकि ह्यूमन पढ़ना है तो ये ह्यूमन का है, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, यूकैरियोटिक सेल। अब देखा जाए अगले पोर्शन में सेल की, सेल में कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन से आकार हैं, इसका क्या काम है, किस आकार का है, किस रंग का है, किस रूप का है, कैसा है, कहाँ पे पाया जा रहा है, तो इसका पूरा फंक्शन देखा जाना है, कहाँ से सवाल उठ रहा है। इससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें, खासकर जो टीजीटी पीजीटी शारीरिक शिक्षा की तैयारी करते हैं। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर सम्मिलित होते हों तो ये सामान्य विज्ञान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए मित्रों देखते हैं अब कोशिका के बारे में। आइए देखते हैं अब सेल जो है अर्थात कोशिका है, कोशिका के अंदर कौन कौन से अंतरांग हैं या ऑर्गेनेल्स हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक एनिमल सेल का अर्थात जंतु कोशिका का ये हमने डायग्राम बना रखा है। इस पर देखते हैं कि क्या है। तो ये चारों तरफ से रेड कलर की ये एक तरह से वाल जैसे संरचना दिखाई दे रही है। कोशिका को क्या करती है? चारों तरफ से घेरे एक तरह से, इसके अंदर के जो अंतरांग हैं उनको प्रोटेक्शन दे रही है, एक जगह उनको एकत्रित किए हुए है। तो इसमें क्या करते हैं, एक एक नाम को पहले परिचय करते हैं, देखते हैं, फिर उनको डिटेल से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और देखा जाना है कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं और क्या बनने की संभावना है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक सघन संरचना दिखाई दे रही है, पिंड जैसे संरचना दिखाई दे रही है, जिसको केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। इंग्लिश नाम न्यूक्लियस है और हिंदी केंद्रक है। तो ये केंद्रक है, ये संरचना जो है केंद्रक की। ऐसे ही ये रिक्तिका है, एक देखिए खाली हरे रंग की जो है थैली जैसे संरचना गोल सी दिखाई दे रही है, गोल से क्या अंडाकार सी, इसका नियमित आकार नहीं होता है। तो वैक्यूल है, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, तो इसको वैक्यूल या रिक्तिका कहा जाता है। अब ऐसे ही देखते हैं, ये एक संरचना दिखाई दे रही है राड जैसे, इसी पे छोटे छोटे बिंदु जैसे संरचनाएं हैं जिनको राइबोसोम नाम दिया गया है। तो राइबोसोम का देखा जाना है अभी कि राइबोसोम का क्या काम है, किस आकार का है, क्या इसका काम है, ठीक है। फिर एक ऐसे संरचना दिखाई दे रही है टेढ़ी मेढ़ी, ये है ER से शॉर्ट नेम है, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, अर्थात इसे ही ER के नाम से भी बुलाया जाता है या पुकारा जाता है। ER मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर एक जैसे संरचना दिख रही है, इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है या गोल्जी काय कहा जाता है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। इसके बाद अब बढ़ते हैं ऊपर राड जैसी संरचना एक दिख रही है और एक डबल मेम्ब्रेनस दिख रही है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसे ये डॉटेड जो दिख रहा है, एक तरह से तरल पदार्थ भरा होता है, इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, यह है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये सेल के ये जो अंदर का भाग है इसमें भरा होता है। ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक तरल पदार्थ दिखाई दे रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पदार्थ होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। अर्थात सेल का ये जो अंदर वाला है साइटोप्लाज्म और केंद्रक के अंदर है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी को केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, इंग्लिश नाम न्यूक्लियोप्लाज्म, या कहीं कहीं कैरियोप्लाज्म भी दिया होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव होता है, किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, अर्थात केंद्रक के अंदर होता है। अब सेल का ये जो बाहर वाला यानी न्यूक्लियस के बाहर और ये जो वाल है इस पे भरा हुआ है जो साइटोप्लाज्म है, अर्थात इसी को ही कोशिका द्रव भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव। अब क्या होता है, एक और नाम आता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नाम आता है।
प्रोटोप्लाज्म नाम जो होता है, इन्हीं को दोनों को मिला के एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर अर्थात पूरा सेल के अंदर एक तरह का लिक्विड या तरल पदार्थ होता है जिसको एक तरह से चिपचिपा भी होता है। एक ऐसा होता है चिपचिपा या म्यूसिलेजिनस पदार्थ भरा होता है जिसको प्रोटोप्लाज्म या इसी को जैव द्रव बोलते हैं, जैव द्रव्य बोला जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म नामक ये एक तरह से लिक्विड होता है, इस सेल के अंदर भरा होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म को डुजार्डिन नाम का एक वैज्ञानिक था, नहीं, प्रोटोप्लाज्म को देखा जाए, आगे चलते हैं, इसको और पढ़ा जाएगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसको देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कैसे इसका वर्क हो रहा है, कहाँ से सवाल बन रहे हैं। आइए अब देखते हैं ये कोशिका भित्ति, अर्थात इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया है। चारों तरफ से आवरण प्रदान किए हुई है। ये क्या कर रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की कोशिका की क्या है, भित्ति है। कोशिका की भित्ति नहीं, कोशिका के एक तरह से आवरण प्रदान करती है। कोशिका को क्या प्रदान करती है, आवरण प्रदान करती है, एक घेरा प्रदान करती है। और ये जो होती है चारों तरफ से इसको घेरे हुए है, घेरा प्रदान कर रही है। अर्थात इसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं या सब्सटेंस हैं, पदार्थ है, इसके अंदर कौन सा पदार्थ है, तो इसके अंदर एक पदार्थ है, ये है साइटोप्लाज्म। कौन सा है, साइटोप्लाज्म को ये क्या कर रही है, एक तरह से बांध के रख रही है, पोटली काम कर रही है, झिल्ली जैसे है, ये आवरण प्रदान कर रही है, अर्थात झिल्ली जैसे होती है। तो हालांकि झिल्ली क्या करती है, एक पदार्थ को अंदर बाहर नहीं होने देती है, लेकिन एक तरह का ऐसा आवरण है जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ पदार्थों को, जैसे ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है और इधर आई ये है साइटोप्लाज्म है और ऑर्गेनेल्स हैं और ये आउटर साइड है, बाहर का है। ये सेल के बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है, अर्थात ये अंदर का भाग हो गया और ये बाहर का, इधर का बाहर का। तो इधर बाहर का मानते हैं, ये अंदर का है। और ये क्या है, सेल, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, सीएम। सेल मेम्ब्रेन को आप लिख सकते हैं सीएम। तो सेल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव परमिएबल है, अर्थात कुछ पदार्थों को ये अंदर जाने देती है और कुछ को बाहर आने देती है। सभी तरह के पदार्थ या उनके जो अणु होते हैं उनको अंदर बाहर नहीं होने देता है, कुछ को होता है, इसीलिए सेलेक्टिव परमिएबल कहा जाता है। सेलेक्ट करता है कि किसको अंदर बाहर करना है, आने जाने देना है। तो ये आवरण प्रदान कर रही है, घेरा प्रदान कर रही है। इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म हैं, उनको बांधे है और कुछ जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको ही अंदर बाहर होने दे रही है। अर्थात एक तरह से चुनाव करती है, सेलेक्ट करती है किसको अंदर बाहर होने देना है। तो ये आपका रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरह से झिल्ली जैसी संरचना, जैसे पॉलीथीन में कुछ रख के लेकर आया जाता है तो पॉलीथीन अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको बिखरने नहीं देती है। ऐसे ही सेम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंतरांग और अंदर के जो द्रव हैं, पदार्थ हैं, उनको बांध के रखती है, एक घेरा प्रदान करे है, इसी के अंदर सब है। तो ये झिल्ली है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब देखते हैं कि कोशिका के अंदर अर्थात सेल के अंदर एक पदार्थ का, एक प्रकार का चिपचिपा और रंगहीन अर्थात कलरलेस एक प्रकार का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य या जैव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जाता है। प्रोटोप्लाज्म या जैव द्रव्य कहा जाता है, इसी को कहीं कहीं जीव द्रव्य भी लिखता है। तो ये सेल के अंदर एक प्रकार का रंगहीन और चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है,
जिसे जैव द्रव्य कहते हैं। इसको जीवन का भौतिक आधार कहा था, एक हक्सले नाम के वैज्ञानिक थे। ये कहे कि ये जीवन का भौतिक आधार है, परीक्षाओं में पूछ देता है जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा? तो हक्सले ने कहा। मतलब ये फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। किसने कहा? हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। ये हक्सले का नाम कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो जीवन का ये भौतिक आधार है। ठीक है, तो कैसा है? रंगहीन है, चिपचिपा है और कैसा है? तरल है, तरल पदार्थ है, जिसमें देखा जाए तो 90%, 60 से 90% क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है, वाटर या पानी होता है। ये तरल पदार्थ होता है। तो इसको डुजार्डिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सार्कोड शब्द इसके लिए प्रयोग किया था। सार्कोड दिया था, अर्थात डुजार्डिन ने इसे सार्कोड नाम दिया था। सार्कोड नाम दिया था डुजार्डिन ने। और हक्सले ने कहा था कि जीवन की ये भौतिक आधारशिला है, क्या? प्रोटोप्लाज्म। और पुरकिंजे ने इसको जीव द्रव्य या जैव द्रव्य या इंग्लिश नाम प्रोटोप्लाज्म कहा। 60 से 90% इसमें पानी होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स में ए, बी, सी, डी, ई, ये विटामिन्स भी होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? ये विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा कार्बोनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है और वसा होता है। फिर अभी हमने बताया वाइटमिन्स या विटामिन्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, मिनरल्स, साल्ट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसमें होते हैं। इसमें जैसे इसमें देखा जाए ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे भी इसमें एक तरह से तत्व होते हैं। ये सब इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और ये राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब अंतरांग भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये पूरा प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत ये अंग आते हैं। अब इनको देखते हैं कि खनिज, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, ये सब मिनरल, साल्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए और ये ऑर्गेनेल्स हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक। ठीक है, तो ये सब सब्सटेंस हैं और ऑर्गन्स हैं, इसी जैव पदार्थ या प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। और जीवन का भौतिक आधार नया सवाल बना सकता है। सार्कोड नाम इसको डुजार्डिन ने दिया और पुरकिंजे ने इसको आपका जीव द्रव्य या जैव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा, तो इसका नाम दिया गया। इसमें एक तरह से 60 से 90% पानी होता है, चिपचिपा होता है, रंगहीन अर्थात कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पूरा लिक्विड है, हालांकि ये सेमी सॉलिड जैसे होता है, इसमें ढेर सारे अंतरांग हैं, तो ये जैव है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये अंतरांग हैं। अब देखते हैं कि और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या। आइए मित्रों देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक प्रकार की रॉड शेप संरचना है। कैसी है? रॉड शेप अर्थात दंडाकार, ये दंडाकार संरचना है। ये कहाँ पर पाई जा रही है? सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म या जैव द्रव्य है उसके अंदर ये पाई जा रही है। रॉड शेप है और कैसी संरचना है? ये डबल है। कैसी है? डबल इसकी वाल है, डबल ए वाल है, डबल इसमें वाल है अर्थात दोहरी इसमें क्या है? दोहरी
कला है, दोहरी कला है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एक आवरण प्रदान कर रही है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, फोल्ड होकर ऐसे क्या बनाती है, ये संरचना बनाती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है इस तरह से ये फोल्ड हो जा रही है, ये फोल्ड हो जा रही है और इस तरह से बाहरी है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, बाहरी है ये इनर मेम्ब्रेन है, इस तरह से फोल्ड हो जा रही है और फोल्ड होकर एक उभार या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, जिसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये क्रिस्टी, इसी पे एक बैडमिंटन के रैकेट शेप या रॉकेट शेप का इस तरह से संरचना पाई जाती है, जिसको F1 पार्टिकल कहा जाता है, जिसे F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल कहा जाता है। F0 पार्टिकल कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, रॉड शेप होता है और डबल मेम्ब्रेनस होती है, दो वाल होती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है, रॉड शेप हो गई और ये फोल्ड एक तरह से इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर एक उंगली या फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बना रही है, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी क्रिस्टी पर एक F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल एक संरचना होती है, जो रैकेट शेप या रॉकेट के आकार की संरचना पाई जाती है। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गई इसकी संरचना, इसमें कौन कौन से ऐसे रासायनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं और क्या ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इनका काम क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखा जाए तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, अर्थात पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा का इसको शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति गृह कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी की मिल कहा जाता है या एटीपी की फैक्ट्री कहा जाता है। ये सवाल टीजीटी में बनता है। एटीपी की मिल, एटीपी की फैक्ट्री, ये जो होता है ये कहाँ पर है? एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसे सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट ये क्या है? एंजाइम है। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसे ही मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है। मार्कर एंजाइम अर्थात क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्कर एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। या प्रश्न बना सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मार्कर एंजाइम, या इसी का एक नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट एंजाइम, या इसी का नाम है मार्कर एंजाइम। तो एक प्रकार का एंजाइम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रकार का साइकिल चलती है, जिसे क्रेब साइकिल कहा जाता है। ये क्रेब साइकिल होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन के तहत ही, अर्थात ऑक्सीजन नहीं होगी तो
क्या होगा, एटीपी से एडीपी से एटीपी नहीं बनेगा, अर्थात एनारोबिक रिस्पायरेशन जब होने लगेगा तो क्या होगा, ऊर्जा कम खपत होगी अर्थात थकान होगी। तो इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। यहीं से एटीपी से एडीपी से एटीपी अर्थात एडीपी, हमने बताया एडीपी, एडीपी से एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसी को ऊर्जा का क्वाइन कहा जाता है, सिक्का कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। टीईटी में प्रश्न बना है, ऊर्जा का सिक्का किसको कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस किसको कहते हैं, शक्ति गृह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मार्कर एंजाइम या सक्सीजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। सवाल पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। और इसमें हाँ क्रेब्स साइकिल हो गई, और आपका इस पर इनर पे, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे हमने क्रिस्टी अभी बताया, क्रिस्टी के अलावा इस पर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन फास्फोरिलेशन होता है। इसी इनर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और यहीं पर ऑक्सीजन का फास्फोरिलेशन क्रिया होती है। फास्फोरिलेशन प्रोसेस जो होता है इसी इनर वॉल पे होता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया रहा। माइटोकॉन्ड्रिया से बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि इसको एटीपी का क्वाइन कहते हैं, एटीपी की मिल कहते हैं, किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, सक्सीजिनेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या मार्कर एंजाइम पाया जाता है और इसी के अंदर एडीपी से एटीपी बनता है। ठीक, ये सब प्रश्न रहे और इसको ऊर्जा का सिक्का एटीपी क्वाइन भी कहा जाता है, ऊर्जा का मिल भी कहा जाता है। ये सब सवाल बने हैं। शक्ति गृह किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कैसी है, रॉड शेप है, डबल मेम्ब्रेनस है और आपका है आउटर और इनर वॉल में बटी हुई है। आउटर वॉल जो है कवरिंग प्रदान कर रही है, घेरा प्रदान की है। इनर वॉल फोल्ड हो जा रही है और फोल्ड होकर क्रिस्टी बना रही है। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल रॉकेट जैसे संरचना बना रही हैं, रॉकेट जैसे संरचना बना रहे हैं, इनको F1 पार्टिकल कहा जा रहा है। तो ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और किस तरह का रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन अर्थात वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब आते हैं एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर मेन परीक्षा के दृष्टि से जो क्वेश्चन आए थे ओ और ए बन सकते हैं, ये सब कंप्लीट होता है। अब देखते हैं आपका दूसरा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आइए देखते हैं गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी का हिंदी नाम इसका होता है। ये हमने लिखा है गोल्जी बॉडी। एक तरह से इसमें संरचना है। इसको एक इटली के न्यूरोलॉजिस्ट थे, इन्होंने खोजा था इसको गोल्जी बॉडी को। इन्होंने, इनका नाम था कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था और इसको गोल्जी बॉडी कहा। गोल्जी बॉडी को खोजा और इसको नाम दिया गोल्जी बॉडी। उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, तो वो अपने नाम पर इसको गोल्जी नाम रखा, अर्थात कैमिलो गोल्जी ने इसको नाम दे दिया गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। अब ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, इटली के थे। अब देखते हैं कि ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसका काम क्या होता है। तो गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है स्रावण से। तो इससे अंदर से ढेर सारे पदार्थों का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, मतलब एक तरह से कुछ केमिकल्स का स्राव करती है। उन केमिकल के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको जानना है कि गोल्जी बॉडी क्या करती है, सिक्रीशन का काम करती है। सिक्रीटरी एक तरह से मटेरियल है बनाती, एक तरह से वे सिक्रीशन कराती है, सिक्रेटरी सब्सटेंस को सिक्रीट कराती है। और
इसको जो प्रश्न पूछा जाता है इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स कहा जाता है, बॉडी नहीं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल्स कहा जाता है। सेल्स का इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, अर्थात कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ये सवाल पूछ दिया जाता है, कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। किसका है? सेल का है। ये सिक्रीशन कर रहा है। दूसरा इसका मेन एक काम होता है पैकेजिंग इसका काम होता है, अर्थात ये है पैकेजिंग। ये पैकेजिंग का काम होता है, ये पैकिंग करता है। सिक्रीशन भी हो रहा है, पैकिंग भी हो रही है, एक तरह से दूसरे जगह पे तरह से जैसे कोई सामान पहुंचाना होता है तो पैकेजिंग होती है। तो ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है। इसके अंदर जब सेल का डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनती है, तो उस समय सेल के डिवीजन में ये फ्रैगमेंट या तंतु का निर्माण करता है। फ्रैगमेंट या तंतु, ये तंतु का निर्माण कराता है और पैकेजिंग कराता है। सेल का डिवीजन जब होता है, इससे घर का डिवीजन बंटवारा होता है, तो सामान को इकट्ठा किया जाता है अलग अलग, एक तरह से दो पार्ट में किए जाते हैं, तो पार्ट बनते हैं। तो ये फ्रैगमेंट इस तरह से दो, एक तरह से केंद्रक बट गया तो इसे फ्रैगमेंट जैसे निर्माण कराता है। बाद में फ्रैगमेंट टूट जाते हैं, वाल बन जाती है, एक से ले बन गई, एक से ले बन गई। तो सेल डिवीजन के समय, कोशिका के विभाजन के समय फाइबर का अर्थात फ्रैगमेंट या तंतु का निर्माण करता है, तो और पैकेजिंग करता है, सिक्रीशन करता है। इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसका? कोशिका का। ये सवाल पूछा गया है और सिक्रीशन पूछा जा सकता है, पैकेजिंग पूछा जा सकता है, फ्रैगमेंट या तंतु बनाता है किसके समय? सेल डिवीजन के समय पूछा जा सकता है। ये गोल्जी बॉडी है। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी बॉडी को अपने नाम पर नाम रखा था। आइए अब देखते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है इसके अंतर्गत और कौन से फंक्शन है, क्या काम है, कहाँ पर इसका यूज होना है। तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का ये न्यूक्लियस हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी मिडिल पीस हो गई, और ये टेल होता है, और ये आपका मिडिल पीस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर वो देखा जाए मिडिल पीस अर्थात स्पर्म एक प्रकार का सेल है। स्पर्म में देखा जाए तो ये मिडिल पीस है, ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया से इसको ऊर्जा मिलती है, और इसी से वो क्या करता है? टेल को घुमाता है और आगे बढ़ता है। इसका हेड रीजन है। कौन सा हेड है, और ये जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस अंदर इसमें होता है, और हेड रीजन जो होता है इसके ऊपर इस तरह से एक प्रकार की कैपिंग होती है। इसके ऊपर एक प्रकार की ऐसे कैपिंग होती है जिसको हेड या एक तरह से कैपिंग ये जो होती है एक्रोसोम कहा जाता है। कैपिंग को एक्रोसोम कहा जाता है, और एक्रोसोम जो होता है गोल्जी बॉडी का क्या होता है? एक गोल्जी बॉडी जो होता है वही एक्रोसोम बनाता है, अर्थात एक्रोसोम का फॉर्मेशन या निर्माण गोल्जी बॉडी करवाता है। और एक्रोसोम एक तरह से कैप जैसी संरचना होती है जो स्पर्म के हेड पर पाई जाती है। इसमें एक प्रकार का लाइसिन नामक एंजाइम होता है। लाइसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लाइसिन ये क्या होता है? जब ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जब जाता है, और किससे इसका संपर्क होता है? ओवा से। तो ओवा के ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है। फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे जब डिटेल, तो इसको डिटेल बताएंगे। यहाँ पर क्या आता है? एक्रोसोम है, इसकी एक गोल्जी बॉडी बना रहा है, तो एक कवरिंग है, और इसके अंदर एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है लाइसिन। जब ये स्पर्म इसके संपर्क में आता है, और एक कैप आपकी है, ये स्पर्म की कैप है, तो एक कैप गल जाती है। लाइसिन क्या होता है? गला देता है, अर्थात ये पूरा बीच का एक ऐसे रास्ता बन जाता है, और बाद में दोनों
मेल और फीमेल है, अर्थात ये मेल का स्पर्म है और ये फीमेल का ओवा है। फीमेल का ओवा है और मेल का ये स्पर्म है। तो ये बाद में फ्यूज होके फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज होके फिर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट के आगे का फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि एग सेल को तोड़ने के लिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम की नामक कैपिंग है और एक कैपिंग के अंदर एक लाइसिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। लाइसिन नाम का एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, इसकी प्रोटेक्शन या वाल को तोड़ दे रहा है, गलाने का काम करता है, गला देता है। तो ये न्यूक्लियस इसके अंदर जाके फ्यूज हो जाता है। तो ये इसका काम गोल्गी बॉडी का है, अर्थात एक क्रोमोसोम किसकी कैप है, स्पर्म की है और उसमें कौन सा एंजाइम है, लाइसिन एंजाइम है। कौन बनवाता है, तो गोल्गी बॉडी बनवाता है या गोल्गी कॉय बनवाता है। तो ये रहा गोल्गी बॉय का फंक्शन। आइए अब देखते हैं लाइसोसोम के बारे में, अर्थात सेल के अंदर एक थैली जैसे संरचना पाई जाती है जिसको लाइसोसोम कहा जाता है। और ये कैसे होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं और एक प्रकार का ये एक डाइजेस्टिव या पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव करती हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव करती हैं। इसमें इन झिल्लियों को पाचक बैग भी कहा जाता है। पाचक बैग भी कहा जाता है, अर्थात डाइजेस्टिव बैग, पाचक बैग या डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का छोटी छोटी थैली जैसे यहाँ पर ये जगह ये संरचना होती है ऐसे, ठीक है, सेल के अंदर होती हैं, थैलियों के रूप में होती हैं। इनमें एक प्रकार का एंजाइम भरा होता है जिसको उस एंजाइम का नाम जो होता है वो कहा जाता है हाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनेज। और ये क्या है, एंजाइम होता है। कैसा होता है, पाचक होता है, अर्थात आपका हो गया हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। और हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ये इन्हीं पाचक थैलियों के अंदर भरा होता है। इनको डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है, अर्थात ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ये थैलियों के अंदर भरा हुआ है। ये क्या करते हैं, सेल को पचाना शुरू कर देते हैं, सेल को एक तरह से पचा देते हैं। इसीलिए इनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये एंजाइम जो होते हैं, इनका ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का पीएच मान 5 होता है, अर्थात एसिडिक होता है। सेल को क्या करता है, गला देता है, पचा देता है, अर्थात इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इस सेल के लिए क्या होता है, घातक होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसी को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया, तो डी डूबे नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने लाइसोसोम को खोजा और बताया कि इसको एक तरह से पाचक बैग, डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें छोटी छोटी थैली जैसे है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये हाइड्रोजिनेज एंजाइम जो एसिडिक होता है, इसका पीएच 5 होता है, पीएच मान 5 होता है। और बताया कि ये सेल को कभी कभी क्या करते हैं, गलाना शुरू कर देते हैं, पचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए एक तरह से सेल के लिए घातक होते हैं और जिसके अंदर हैं उसी को नष्ट कर दे रहे हैं। तो इसको सेल का सुसाइड बैग कहा गया, अर्थात आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रश्न पूछ देता है आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं,
इसमें हाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है, सेल को क्या करता है, डैमेज कर देता है, पचा देता है, गला देता है, अर्थात इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया, डी डुबे ने किया। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। टीईटी में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, सेल को एकदम आसान से आप पढ़ते चलें, समझते चलें सारे अंतरांगों को। वीडियो चूँकि थोड़ी लंबी हो रही है, एक वीडियो में ही पूरा समेटने का प्रयास कर रहे हैं और आप अच्छे से समझें और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के और जो भी मैटर आने हैं आपको सबसे पहले उस वीडियो ऑडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। तो आइए मित्रों, अब एक और अंतरांग के बारे में देखते हैं जो यहाँ पर है आपका राइबोसोम। और यहाँ पर आपने देखा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बना रखा है। ये टेढ़ी मेढ़ी इस तरह संरचना है और इसी पे दाने जैसे बिंदु बिंदु से नीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी के ऊपर ये संरचना है, इसको राइबोसोम कहा जा रहा है। तो राइबोसोम जो होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदरी सतह पर, ये खुरदरी सतह है, कौन सी है, खुरदरी सतह पर पाए जाते हैं। ये किस सतह पर पाए जाते हैं, खुरदरी सतह पर पाए जाते हैं। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें दो तरह की सतह पाई जाते हैं। एक RER होती है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात खुरदरी सतह जो है कैसा है, खुरदरी है, तो इसी पर ये पाए जाते हैं, यानी RER पर पाए जाते हैं। बहुत कठिनाई का लेवल अगर देता है तो RER पूछ देगा, नहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको जानना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER से दर्शाया जाता है। अब देखते हैं कि एक होता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको RER पे खुरदरी सतह पे क्या बन रहा है, राइबोसोम बन रहा है। तो राइबोसोम जो होता है खुरदरी सतह पे बन रहा है, दानेदार बिंदु के रूप में संरचना है। कैसी है, दानेदार है, अर्थात ग्रेन्यूल के रूप में है, ग्रेन्यूल्स के रूप में है, दानेदार है और गोल गोल सी है। इसमें क्या होते हैं, राइबोसोम में RNA होता है, RNA होता है, क्या होता है, RNA होता है, अर्थात RNA का अगर पूरा नाम पूछ दिया जाता है, पेपरों में पूछा गया होगा, पेपर उठा के देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा, अर्थात RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा नाम पूछा गया है, अर्थात राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पर है, तो राइबोसोम के अंदर है। और राइबोसोम जो होता है सूचनाओं का, ये RNA है तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, पहुंचाता है केंद्रक के, और सेल के अंदर की जो सूचनाएं होती हैं। तो इसमें एक प्रकार का एक RNA, हालांकि 4 होता है लेकिन आपको ये जानना है mRNA, इसको मैसेंजर RNA, मैसेंजर का मतलब मैसेज से है, मैसेज को ले जाने आने वाले को मैसेंजर कहा जाता है। तो M फॉर होता है मैसेंजर और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड का एक जो सूचनाओं का आदान प्रदान हमने बताया, संदेशवाहक बताया, तो mRNA कहा जाता है। और ये सबसे छोटा RNA यही होता है जिसको मैसेंजर RNA कहा जाता है। इसका काम होता है सूचनाओं का एक्सचेंज करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। इसका लाइफ भी बहुत कम होती है, एक तरह से संदेशवाहक है, ठीक है। तो राइबोसोम, अब राइबोसोम का काम क्या है, एक तो mRNA का निर्माण कर रहा है, ये खुरदरी सतह पे है, दानेदार है, RNA को बना रहा है, RNA में एक mRNA है जो सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहा है, और इसको बोलते हैं जो आपका ये है राइबोसोम। ये राइबोसोम पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है
कि ये जो RER है, खुरदरी सतह है, ये क्या बना रहा है, राइबोसोम का ये क्या बना रहा है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री का, मतलब प्रोटीन का ये निर्माण कर रहा है। तो जहाँ पे जो चीज़ बनता है उसको फैक्ट्री कहा जाता है, कि फला की फैक्ट्री है। तो प्रोटीन बन रहा है, तो शरीर में सेल है, सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, और सेल के अंदर एक अंतरांग है जिसको राइबोसोम कहा जा रहा है। और राइबोसोम कहाँ पर है, ER अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे दो सतह है, एक RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक खुरदरी सतह होती है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ये चिकनी सतह है। कैसी है, चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये चिकनी है और ये खुरदरी है। तो खुरदरी वाली सतह से आपका ये प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जा रहा है, अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री। ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया, प्रोटीन की फैक्ट्री तो राइबोसोम, ये TGT में सवाल बार बार पूछा गया है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहाँ पर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी सतह पे। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, एक तरह से ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, RNA होता है। RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें एक प्रकार का मैसेंजर RNA होता है, जो सबसे छोटा RNA होता है। मैसेंजर RNA जो होता है मैसेज या सूचनाओं का आदान प्रदान कराता है। तो अब तक हमने देखा कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ER था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जा रहा था, अर्थात फैक्ट्री है मतलब वहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि ER क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से एक संरचना है, संरचना है एक तरह से जाली जैसी। कैसी है, नेटवर्क जैसे, नेट या जाली जैसे संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं, एक SCR और RER, जो अभी हमने बताया, स्मूथ और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो हैं। इनके अलग अलग काम हैं। और इसमें मेन जो खुरदरी सतह है अर्थात RER है, राइबोसोम का निर्माण कर रही है। और ये जो केंद्रक होता है, ये आपने देखा कि ये केंद्रक है। और केंद्रक की जो बाहरी सतह होती है अर्थात केंद्रक की जो वाल होती है, झिल्ली होती है, वाल नहीं झिल्ली यहाँ पर प्रयोग करेंगे। केंद्रक का जो मेम्ब्रेन होता है अर्थात इसको कहा जा सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर वाल होती है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा हुआ है। और ये एक तरह से नेटवर्क जैसे क्या बना रहा है, नेट या इसको नेटवर्क भी कह सकते हैं, नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। और इसी के खुरदरी सतह से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको ही एक और नाम दिया जाता है जिसको कहा जाता है इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का, इंडोस्केलेटन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का कंकाल कहा जाता है, अंतः कंकाल कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकता है कोशिका का कंकाल किस अंग को कहते हैं, तो ER को कहते हैं अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। तो मित्रों, मैं आसान से आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क जैसा है और ये इंडोस्केलेटन ऑफ सेल अर्थात ये एक तरह से आभासी कंकाल जैसी ये रचना बना रहे हैं। किसके लिए, सेल के लिए। तो इंडोस्केलेटन ऑफ सेल कहा जाता है अर्थात कोशिका का कंकाल की उपमा इसको दी गई है, प्रश्न बना सकता है। अब इसी क्रम में देखते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब आते हैं यहाँ पर एक संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसको वैक्यूल कहा जाता है, जिसको वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल या रिक्तिका, वैक्यूल या रिक्तिका कहा जाता है। इसको देखते हैं कि इसका क्या काम है। आइए देखते हैं, ये जो आपका ये हमने बताया वैक्यूल अर्थात रिक्तिका थी, ये
एक नहीं होती है, रिक्तिकाएँ कह सकते हैं, रिक्तिकाएँ अर्थात एक कई होती हैं। ये खाली जगह में कहीं ऐसे कहीं कहीं तो होती हैं। ये क्या करती हैं, सेल के अंदर ये खाली ऐसे संरचना है और ये बीच में खाली है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके अंदर भी तरल पदार्थ भरा होता है, कुछ लोग बताते हैं कि खाली होता है। तो यहाँ पर एक मैंने सवाल बन सकता है कि ये जो वाल होती है, इसकी वाल को एक नाम दिया जाता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब देखते हैं कि इससे अंतर्गत ये खाली खाली संरचना दिखाई दे रही है, कई होती हैं। इसको रिक्तिका एक होती है तो रिक्तिका कह सकते हैं। ये वैक्यूल या वैक्यूल्स, इसे रिक्तिकाएँ कहा जाता है। ये सेल के अंदर कई होती हैं। इसका अगर देखा जाए तो इस तरह से छोटी छोटी थैलियों के रूप में होती है। ये जो थैली के रूप में होती है, तो जो झिल्ली होती है अर्थात मेम्ब्रेन होती है, इसको टोनोप्लास्ट नाम दिया जाता है। टोनोप्लास्ट, यही टोनोप्लास्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और दूसरा इसका जो देखा जाए, ये अंदर है तो करती क्या है, खाली खाली संरचना है। और ये मेम्ब्रेन जो है टोनोप्लास्ट, इसका नाम दिया गया है, टोनोप्लास्ट है। तो ये क्या करती है, इसके अंदर का जो जीव द्रव्य है अर्थात प्रोटोप्लाज्म है, इसको बैलेंस करती है, संतुलित करती है सेल को। ये इधर उधर एक तरह से उसमें घूम के ये संतुलित करती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं। ये रासायनिक पदार्थों को एक तरह से अंदर बाहर भी करती हैं, लेकिन इसका कोई सटीक वो नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से टोनोप्लास्ट आपको देखना है कि टोनोप्लास्ट कहाँ से है। वैक्यूल की जो चारों ओर से कवरिंग है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा इसका क्या काम है, तो ये प्रोटोप्लाज्म में, ये जो प्रोटोप्लाज्म है पूरा, इसके अंदर जो वाटर है अर्थात जल है, इसको क्या करता है, इसको बैलेंस बनाता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ये आपका रहा वैक्यूल या रिक्तिका रहा, ये टोनोप्लास्ट मेन है। और ये छोटी छोटी थैली के रूप में, झिल्ली, छोटी छोटी झिल्ली वाली थैली है के रूप में इस तरह से जगह जगह पाए जाते हैं। तो आपका ये रहा वैक्यूल्स। और वैक्यूल को देखा जाए तो सेल को दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक आपका साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स थे हो गए। दूसरा एक ऑर्गन बच रहा है जो सघन पिंड जैसे डेंस संरचना ये पाई जा रही थी, इसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है उसको देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रक के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं, उनको देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। ये केंद्रक है। जो केंद्रक होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, सघन संरचना है और पिंड जैसे है। इसकी दो वाल होती है, जो बाहर की होती है आउटर और अंदर की जो होती है इनर वाल कहा जाता है। ये दो भित्ति एक तरह से है, मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ वाल नहीं मेम्ब्रेन होगा। तो अंदर की जो वाल है इनर मेम्ब्रेन, बाहर की है तो आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली है। इसी झिल्ली से आपका लगा था ER अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ऐसे लगा हुआ था। तो इसमें जगह जगह पर ऐसे क्या होते हैं कि ऐसे खाली स्थान होते हैं, एक तरह से पोर होता है जिसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियर पोर कहा जाता है अर्थात न्यूक्लियस का छिद्र कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों से हमने बताया कि RNA है, जेनेटिक मटेरियल है, मैसेंजर RNA है। वो क्या कर रहा था, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा था। तो कुछ मटेरियल अंदर जाते हैं और कुछ बाहर आते हैं। तो ये न्यूक्लियर पोर होता है और इसी पोर से जेनेटिक मटेरियल या कुछ अन्य पदार्थों का एक्सचेंज होता है, अर्थात न्यूक्लियर पोर अर्थात न्यूक्लियस छिद्र का काम क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान कराना। अब देखते हैं कि इसके अंदर एक और घनी एक तरह से सघन संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। और इसके अंदर इस तरह से एक धागे जैसे उलझी हुई संरचना दिखाई देती है, ऐसे धागे जैसे उलझी हुई संरचना दिखाई देती है जिसे
क्रोमैटिन धागे कहते हैं, क्रोमैटिन धागे, या इसे कहा जाता है क्रोमैटिन फाइबर, इसे कहा जाता है क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। ये उलझे हुए धागे जैसे संरचना दिखाई देती है। कहाँ पर होती है? केंद्रक के अंदर होती है, और केंद्रक के अंदर पूरा इस तरह से एक द्रव भरा होता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म या हिंदी का नाम होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य होता है, अर्थात न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, और दोनों को कॉमन नाम प्रोटोप्लाज्म दिया जाता है। तो ये है। अब आपका ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान तो कर ही रहा था पोर से। ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर का ये जो अंतरांग था, ये एक पदार्थ था जो क्या था? साइटोप्लाज्म था। ये साइटोप्लाज्म था। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अलग करना। अर्थात क्या किया इसने? न्यूक्लियोप्लाज्म गोला के अंदर चलो, साइटोप्लाज्म सेल के बाहर रहो, ठीक है। अर्थात दोनों को अलग अलग करता है। कौन सा करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है। जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको अलग करती है। सेल के है ये अंदर रहेंगे और ये बाहर के हैं बाहर रहें। और दूसरा केंद्रक का मेन काम, केंद्रक का मेन काम जो होता है, इसको सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। सेल का कंट्रोलर कहा जाता है, अर्थात कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। प्रश्न में को क्वेश्चन बन जाते हैं, पेपरों में क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछा जाता है कि केंद्रक क्या करता है? तो सेल का कंट्रोलर होता है। पूछ देता है सेल का कंट्रोलर कौन सा ऑर्गेनेल्स है? तो केंद्रक है। अर्थात केंद्रक पूरे सेल को कंट्रोल करता है, सघन होता है, पिंड जैसे संरचना होती है, बहुत ही दमदार होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल हमने जैसे बताया अभी, क्रोमैटिन धागे होते हैं। क्रोमैटिन धागे होते हैं। ये धागे जो इसके लास्ट सिरे होते हैं कुछ इस तरह से संरचना बना देते हैं। इस तरह से धागे जो होते हैं, ऐसे धागे जो होते हैं ये क्या करते हैं? इस तरह से संरचना बना देते हैं। इस तरह से मुड़कर जैसे संरचना बनाते हैं, इनको क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। अर्थात ये देखते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम जो था धागे जैसी संरचना, एक तरह से इसमें क्रोमैटिन फाइबर थे और उसके लास्ट इंड पे, सिरे पे एक क्रोमोसोम, अर्थात इस तरह से संरचना पाई जा रही थी डबल हेलिक्स टाइप की। इस तरह से इसको क्रोमोसोम कहा जाता है। और क्रोमोसोम पे छोटे छोटे जीन होते हैं, जीन जो होते हैं माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, नहीं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। और इस पर छोटी छोटी संरचना होती है जिसको जीन कहते हैं। जीन अंगों के क्या करते हैं? बनाने में, जितने भी अंग हैं उनको रंग रूप आकार और ढेर सारी संरचनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और क्रोमोसोम टोटल संख्या आपकी 23 जोड़ी होती है। टोटल आपकी जोड़ी में संख्या पूछा जाता है तो 23 पेयर होता है, और नंबर में 46 अर्थात 46 होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछा जाता है तो 46, और जोड़ा में पूछा जाता है तो 23 जोड़ा होता है। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म हमने बता दिया एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, और न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोलस है, और ये आपका न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस का अध्ययन, अर्थात सेल का ही एक पार्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का अध्ययन जो होता है उसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। कैरियोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मिलता जुलता नाम है, ये पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। अर्थात कैरियोलॉजी के अंतर्गत
किसका अध्ययन करते हैं? केंद्रक का करते हैं। तो केंद्रक का स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, अर्थात स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कैरियोलॉजी। और इसकी डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया, और जीव विज्ञान की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत केंद्रक का अध्ययन करते हैं कैरियोलॉजी कहते हैं, कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा सेल का निचोड़, पूरा सेल का एक तरह से कंक्लूजन है। तो ये सब मेन सवाल बनते हैं टीजीटी शारीरिक शिक्षा के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद कुछ बातें और शेष रह गई हैं, जैसे सबसे छोटी कोसा पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ये है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, जो है स्मॉलेस्ट सेल है। और सबसे बिगेस्ट कहा जाए तो ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा है। और मनुष्य के सेल का नर्व सेल एक होती है जो 90 सेंटीमीटर लॉन्ग है और साइटिक नर्व सेल है। साइटिक नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट एक तरह से ह्यूमन बॉडी की है। तो ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट साइटिक नर्व, और एक नर्व है आपका स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित है। तो रिफ्लेक्स एक्शन का वो है आपका 90 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर का, क्योंकि निश्चित लंबाई नहीं होती है, लगभग होती है। तो साइटिक नर्व 80 से 90 सेंटीमीटर है। ये सेल हैं। तो सेल एक प्रकार से अंडा का ही दूसरा रूप है। तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल होता है। तो ये सब छोटी बड़ी सेल पूछ दिया जाता है, कहाँ पे पाई जाती है ये पूछ दिया जाता है। तो माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, नर्व सेल और साइटिक नर्व सेल, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्पर्म जो है ये भी क्या है? एक प्रकार का सेल है। स्पर्म सेल है, ओवा सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब क्या हैं? एक प्रकार की सेल हैं जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को ब्लड सर्कुलेशन में देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, और स्पर्म, ओवा को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आई होप कि मित्रों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो लोग हमसे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को विधिवत मैं फार्मूले से भी समझाने का प्रयास करता हूं। इसी के साथ आपको अपने परीक्षा में सफलता मिले, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन फिर से कि कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।